नमस्कार दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम सबकी बात में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक बहुत ही विशेष व्यक्ति से। जी हाँ, मैं आपको मिलवाऊंगी राज राजेश्वर प्रताप सिंह जूदे। चौंकिए मत, आप इनको राजा बुंदेला के नाम से जानते हैं, इसलिए जब मैंने इनका आपको रियल नेम बताया तो आप चौंक गए। चलिए, हमारे साथ बातचीत के लिए आज मौजूद हैं राजा बुंदेला जी, जो कि बहुत ही वेल नोन चर्चित चेहरा हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, खजुराहो फिल्म फेस्टिवल कराते हैं जो कई सालों से करा रहे हैं, जो बहुत सक्सेसफुल है। उसके अलावा एक पॉलिटिशियन भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो काफ़ी सारी भूमिकाएं हैं। चलिए, आज हम इनसे बातचीत करेंगे। राजा बुंदेला जी, आपका स्वदेश न्यूज़ चैनल में और इस कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने कहा, यू वेयर मैनी हैट्स, बहुत सारे। सबसे पहले तो आपको लोग जो जानते थे वो एक्टर के रूप में जानते थे, प्रोड्यूसर के, लेकिन ये जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट और जिस तरह से आप, अगर हम बात करें बुंदेलखंड राज्य को लेकर, कई सालों से हम देख रहे हैं आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास के बारे में थोड़ा सा बताइए। मुझे लगता है कि ईश्वर ने हमें एक ही जीवन दिया है और उस जीवन के अगर हमने सही मायने नहीं खोजे तो इस दुनिया में आना, इस धरा में आने का कोई मतलब नहीं है। मैं सिनेमा की ज़िंदगी अपनी जी चुका था और एक मकाम पर ये लगा था मुझे कि यहाँ पर अब मैं अपने आप को रिपीट ही करूँगा और जो आपकी ऊर्जा है, जो आपका टैलेंट है, उसका अब जितना इस्तेमाल होना था सही तरीके से वो हो चुका है। अब उसको बार बार दोहराऊँगा, उसी के लिए लोगों से गुहार करूँगा। तो एक मुझे वो सोच जागी थी और हम सब भी जानते हैं कि एक्टर का एक लिमिटेड टाइम होता है जो अपने प्राइम पे होता है, पीक पे होता है, चाहे वो साइड हीरो हो, चाहे हीरो हो, चाहे कैरेक्टर आर्टिस्ट हो। और मुझे वो समझ आ गई थी। फिर मुझे लगा क्या किया जाए। मेरी ज़िंदगी में हमेशा से एक कसक थी कि मुझे इस माटी ने बहुत कुछ दिया, बुंदेलखंड ने। मैं बुंदेला हूँ, बुंदेलखंड है, इस सरजमीन ने मुझे बहुत कुछ दिया। और बहुत सारे लोग चले जाते हैं विदेशों में, बाहर, और लौट के नहीं आते। तो वो पलायन जो था, वो मुझे कहीं ना कहीं खसकता था। और मैं कोशिश भी ये करता था कि फिल्म की शूटिंग करूं तो अपने बुंदेलखंड में करूं। उन्हीं दिनों एक आंदोलन शुरू हुआ था और उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि हम लोग अलग राज्य की बात कर रहे हैं और अलग राज्य कोई ऐसा नहीं है कि आज का सपना हो। ये मुगलों के समय भी था, ब्रिटिश के समय में था और बुंदेलखंड सूबे के नाम से जाना जाता था। जब देश आज़ाद हुआ तो तथ्य यह है कि 36 राजा रजवाड़ों ने एक ट्रीटी साइन की थी सरदार पटेल जी के साथ कि हम आपके साथ भूभाग, पूरा बुंदेलखंड जुड़ेगा जरूर भारत सरकार के साथ। अब 565 रियासतें जुड़ी थी, लेकिन इस भूभाग का नाम बुंदेलखंड होगा। ये वो ट्रीटी मेरे पास है। तो ये राज्य की मांग उन्होंने कहा है कि सही है, नैतिक है और इसका औचित्य है। और जब से ये सारे डिटेल उन्होंने दिए, उन्होंने कहा हमारे पास कोई फेस नहीं है, फेस इन द सेंस जो मास मूवमेंट के लिए। और मैं एक गांव किसान का आदमी किसी तरह बॉम्बे पहुंचा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पूना इंस्टीट्यूट होते हुए। तो फिल्मों का थोड़ा लोगों को चार्म था मेरे एरिया में। लोग लगता था अरे यार ये तो बहुत गजब हो गया, एक लड़का हमारे यहाँ से निकल के। तो वो लोगों को, उनको ये लगा कि मैं शायद उस कमी को पूरा कर सकता हूँ। मैं बहुत अच्छे वहाँ पे ओरिएटर थे, नेता थे, लेकिन एक वो वहीं के थे, एक बाहर का फ्रेश जो फेस होना चाहिए। तो 1955 में 15 दिसंबर को मेरी पहली भागीदारी बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हुई और फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री। मुझे लगा कि मेरा फ़र्ज़ है और माटी का मेरा जो मुझ पर कर्ज है उसको किसी तरह चुकाऊं। फिर धीमे धीमे लोग कटते गए, फिर मुझे जिम्मेदारी मिली, मैं पार्टी का बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष बन गया। फिर आंदोलन हुए और मुझे आज भी लगता है मैडम कि हम इस देश में आज़ाद होते हुए बुंदेलखंड आज भी गुलाम हैं। हमारे पास नदियां हैं, पानी है, बिजली है, लेकिन आज भी हम कटोरा लेके खड़े हैं। उसकी वजह यह है
कि वो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला हमारा सिलसिला है। तो बुंदेलखंड को डिप्राइव किया गया है बहुत सारी चीज़ों से। भले ही हमारा इतिहास रहा हो बहुत शूरवीरों का, बहुत धन वालों का, लेकिन अब जो जिस बुंदेलखंड को पूरी दुनिया जानती है वो बहुत अच्छे नाम से नहीं जानती है। ये अलग बात है कि पिछले दिनों योगी जी ने, मोदी जी ने, इधर मध्य प्रदेश सरकार ने कोशिश की है और इसको संभालने की, लेकिन स्थिति बहुत बिखर गई है। तो मैं इस आंदोलन से जुड़ा हूँ और मुझे लगता है इस देश में छोटे राज्य होना चाहिए। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं, छोटे छोटे राज्य हैं और सबसे ज़्यादा ताकतवर और संपन्न हैं। हम देश बांटने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसका जो हक है उसको वो मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक समय था जब छत्तीसगढ़ बना था और उत्तराखंड बना था, छोटे राज्य बने थे। उसके बाद जैसा कि आप कह रहे हैं, बुंदेलखंड की मांग है, छोटा राज्य रहेगा लेकिन विकास ज़्यादा रहेगा। तो आपकी मांगे, तो क्या सपना आगे चल के देखते हैं? देखिए, इतिहास गवाह है, जितने भी ये 3 राज्य बने हैं, चौथा आप तेलंगाना को भी पकड़ लीजिए, ये अपनी जब भी मदर स्टेट से निकल के आज जो जिस स्थिति में है, इन सब की जीडीपी अपनी मदर स्टेट से बेहतर है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना। मैं यही मान के चलता हूँ कि इस 5 करोड़ की आबादी वाले क्षेत्र में अगर एक स्वराज होगा, वहीं का आदमी सीएम होगा, वहीं का आदमी डीएम होगा, तो वो व्यवस्था में परिवर्तन होगा। 25 से 27 करोड़ का उत्तर प्रदेश है आबादी वाला। अब आप सोचिए कैसे, कितना भी योगी जी संभाल रहे हैं। मैं किसी की योग्यता पर, किसी के उस पर, राज्य पे, सरकार पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, ना शिवराज जी पे। लेकिन जब हमारा ये मानना है हम कि जब घर परिवार बहुत बड़ा हो जाता था और घर में बहुत शांति नहीं रहती थी, तो मुखिया उसको बंटवारा कर देता था, भाई अलग अलग रहो लेकिन सुख चैन और शांति रहे। यही मेरा कहना भी है कि ये भूभाग, जिसकी भाषा एक है, जिसकी संस्कृति एक है, जिसका पहनावा एक है, उस भूभाग को आपने ऐसे वर्टिकल लाइन से 2 भागों में बांट दिया है। और उसकी वजह से यह है कि दतिया में कोई मर्डर करता है, वो झांसी में, उत्तर प्रदेश में आके रह जाता है। झांसी में कोई क्राइम करता है तो वो दतिया में जाके या उड़चा में जाता है। तो इस पर कंट्रोल करने के लिए, अपने संसाधन का इस्तेमाल करने के लिए, लोगों का मॉडर्नेटिंग सिस्टम को समझने के लिए लोकल लोगों का, वहाँ के लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। और ये इतिहास गवाह है कि छोटे राज्य जब भी बने, उनकी वो संपन्न भी रहे, उन्हें आर्थिक रूप से भी देश में मदद की और सामाजिक और प्रशासनिक रूप में मदद की। बहुत अच्छे से आपने पूरा समझाया। क्या सोचते हैं, जो बुंदेलखंड के जो पृथक राज्य की आप मांग है, बहुत सालों से आप जुड़े हैं इस मुहिम में, और जैसा कि आपने बताया, पहले आपको जोड़ा गया कि आप एक वेल नोन फेस है, लेकिन धीरे धीरे आप उस पूरे मुहिम में इन्वॉल्व होते गए और आज आप एक चेहरा हैं उस पूरे मुहिम के। क्या लगता है कब तक सक्सेसफुल हो पाएंगे? हालांकि इसकी कोई टाइमलाइन होती नहीं ये सारी चीज़ों की, लेकिन क्या सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है, मानसिक रूप से पार्टी तैयार है, उनको भी लगता है, लेकिन आंदोलन हमेशा एक गति से नहीं चलता है। 1857 में हमारी आज़ादी का आंदोलन पहला गदर हुआ, तो मंगल पांडे जी ने किया, लेकिन आज़ादी हमें 1947 में मिली। आंदोलन हमेशा ऐसे ऐसे होता है और आंदोलन का स्वरूप और रूप बदल जाता है। कभी आप सड़क पे होते हैं, कभी आप पेपर पे होते हैं, कभी आप पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं। तो हम वो सारी वो क्रॉस कर गए हैं। अब हम सीधे, मैं पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि बुंदेलखंड बनने से जनमानस को क्या फ़ायदा होगा और पार्टी को क्या फ़ायदा होगा, वो उनको हम गिनवाएं और उनको मानसिक रूप से उनको इस बात के लिए तैयार करें कि इसके बनने में दोनों ही तरफ फ़ायदे हैं, और वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस देश का भविष्य अगर होगा तो छोटे राज्यों पर है, और बीजेपी ने छोटे राज्य बनवाए हैं। विदर्भ, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, ये 3 राज्य लिस्टेड हैं। अब इनको कब होता है? एक और बात आप देख लीजिए, देश के सामने इस वक्त समस्याएं बहुत हैं। ये कोई बहुत गूढ़ समस्या नहीं है। देश आर्थिक परिस्थितियों में जो इस तरह से 2 कोरोना काल बीते, 2 साल, इकोनॉमी जो नीचे आई, फिर इतने सालों बाद, 70 साल बाद हमें सत्ता मिली है, तो देश की समस्याएं इस वक्त दूसरी हैं, मूलभूत।
ये देश की मूलभूत समस्या नहीं है, लेकिन जब भी ये समस्या उनको समझ में आएगी तो मुझे उम्मीद है अपनी पार्टी से, अपने सीनियर लीडर से, कि इसका निवारण होगा। बहुत अच्छा आपने बताया कि अभी जो है हमारा फोकस अलग है, देश के सामने फोकस अलग है, छोटे राज्य अभी प्रायोरिटी नहीं है। कई बार ऐसा होता है सर कि जब कई चीज़ें जो है राजनीति या इलेक्शन से जुड़ जाती हैं, जैसे कि सामने अगर इलेक्शन रहेगा और लगेगा कि क्या छोटे राज्य बनाने से फ़ायदा होगा, तो पता चला तत्काल कार्रवाई हो जाएगी। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि कई बार जो डिसीशंस होते हैं, मेजर डिसीशंस, वो इलेक्शन से जुड़ जाते हैं? इसके दो पहलू हैं। देखिए, इसमें नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। आप इलेक्ट जब उसमें चले जाते हैं सिनेरियो में, तो जो दूसरा पार्टी का रूप होता है, दूसरा पार्टी का प्रतिद्वंदी होता है, वो आपके विरोध में बोलना शुरू होता है। तो ये संभव नहीं है कि उसी राज्य के लोग कुछ पक्ष में बोलें और कुछ विपक्ष में बोलें। ये कोई वैसा, हम इसको इलेक्टोरियल और उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं। हम जनमानस की सुविधा, जनमानस के जीवन स्तर को देखते हुए हम ये बात चाह रहे हैं कि वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे विद्यार्थी हो, उसको ये बात समझ में आ जाए कि छोटे राज्य बनने से उसको क्या लाभ होने वाले हैं, वो देश की आर्थिक स्थिति में किस तरह से जुड़ेगा, और वो अपने ही इस माटी को, इसकी जो प्राकृतिक जो हमें मिला है, उसको वो कैसे संभालेगा। तो इलेक्टोरियल उससे जाने से बेहतर मैं ये समझता हूँ कि जन भावना से, उनके फीलिंग से और उनके झुकाव से इसको अगर हम मोटिवेट करें तो ज़्यादा सक्सेस होंगे। जी, चलिए हम बात करते हैं आपके खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के बारे में। कई सालों से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप तो आई थी उसमें? जी बिल्कुल, मैं आई थी, पूरा कवरेज किया था और बहुत बढ़िया था। धन्यवाद जी। तो जो फेस्टिवल शुरू हुआ था मेरे ख्याल से एक दिन के उससे, तीन दिन, हाँ 3 दिन का फेस्टिवल, वो सालों से उसकी कामयाबी ऐसी हुई कि अब वो 7 दिन का फेस्टिवल होता है। तो ये थॉट कैसे आया कि फिल्म फेस्टिवल कराना तो बहुत जगह होते हैं, लेकिन लगातार सालों साल कराते रहना, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और जो अब इस साल होगा उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरी कोशिश ये थी कि ये क्षेत्र बहुत डिप्राइव है मनोरंजन के क्षेत्र को लेकर। हमारे यहाँ का हमने गाहे बगाए और चाहे अनचाहे हमने शहरों को महिमा मंडित कर दिया है। मल्टीप्लेक्सेस भी ले आए, मेट्रो भी ले आए, अब स्मार्ट सिटी भी बना दी, सब कुछ शहर का हो गया। गांव का आदमी आज भी वहीं का वहीं है, और उससे हमने रासलीला भी ले ली, हमने नौटंकी भी ले ली, रामलीला भी ले ली। तो वो किसान, वो मध्यवर्गीय परिवार जो मजदूर है, वो मनोरंजन के उसमें डिप्राइव्ड है। तो हमने कहा क्यों ना ऐसा कोई प्रयास किया जाए तो कि हम सिनेमा और मनोरंजन को लेकर बॉम्बे ऐसी जगह लेके जाएं बुंदेलखंड में, जहाँ पर लोग जुड़ सकें। बुंदेलखंड के लोगों को तो मैं बॉम्बे ला नहीं सकता हूँ, लेकिन ये कोशिश इसलिए कि चूँकि मैं सिनेमा से हूँ, मेरी वाइफ सुष्मिता मुखर्जी वो भी फिल्म से है, तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि खजुराहो को, चूँकि खजुराहो अपने आप में नोन, वर्ल्ड वाइड नोन है, उसमें कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं, खजुराहो को एसोसिएट किया जाए। और 3 दिन का हमने उन दिनों माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी की ही परमिशन में हमने 3 दिन का आगाज़ किया, और हम शाम वाले प्रोग्राम में तो सक्सेसफुल हुए, लेकिन हमारे थिएटर में कोई नहीं घुसा, क्योंकि हमने 5 स्टार के बैंक्वेट हॉल को थिएटर में कन्वर्ट किया, तो गांव देहात वाला आदमी नहीं आया। तो शिवराज जी से जब नेक्स्ट ईयर की परमिशन हुई तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो आपका गड़बड़ हो गया। हमने कहा गड़बड़ तो है। मैंने कहा एक मौका और दीजिए। मनोज जी थे, मनोज श्रीवास्तव जी, और फिर मैंने गांव में जाके रेकी की। हमने कहा काय भैया, हम तुम्हारे लाज हैं, साले हम बम्बई से लोग ले आए, फिल्में ले आए और तुम देखने तक नहीं आए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात, उन्होंने कहा दाऊद साहब आपने उन्हें 5 सितारा होटल में लगा दे, हम कैसे घुसे, चपरासी घुसन ही नहीं दे। तो अब आप सोचिए बैंक्वेट हॉल बिल भी पीछे होता है और 5 स्टार होटल में गांव देहात, तो मुझे लगा यार ये गड़बड़ हो गई। फिर हमने एक टपरा टॉकीज बनाया, बिल्कुल झोपड़ पट्टी, उस पर घास फूस लगाई और अंदर हमने एलईडी और सराउंडिंग साउंड लगाया। प्रयोग के तौर पर हमने वो किया। आप यकीन जानिए, उस बार अमेरिका की फिल्म आई थी सोल्ड, वो हम दिखा चुके थे, लेकिन फिर भी उस प्रोड्यूसर ने
वो फिल्म बगैर सबटाइटल के अपनी फिल्म टपरा टॉकीज में दिखाई, और उसके बाद फिर इतिहास बन गया। दूसरी बार हमने 5 टपरा टॉकीज बनाए, 5 दिन का फेस्टिवल हुआ, अब 7 दिन का है, और हम कम से कम 15 से लेके 20 टपरा टॉकीज ऑल ओवर खजुराहो के गांव में, चंदनपुर, गंज और ये आपका बमीठा, हम इस तरह गांव में टपरा टॉकीज लगाते। मकसद केवल यही था कि यहाँ के लोगों को शेखर कपूर भी मिल जाए, यहाँ के लोगों को शेखर कपूर का अनुभव भी मिल जाए, गोविंदा का भी अनुभव मिल जाए, बड़े बड़े डायरेक्टर्स का जो छोटे छोटे फिल्म मेकर हैं, ये इस चीज़ से डिप्राइव ना रहे कि साहब इनको मनोरंजन का मौका नहीं मिला। और एक खास बात, आप थी वहाँ पर, हम लोकल फिल्म मेकर्स के लिए भी एक हम वो बनाते हैं टॉकीज, जिसमें हम बाहर के जो डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टर आते हैं उनको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ लोकल टैलेंट ये है। वजह केवल यही थी कि इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले जिस पर ये अपनी बात कह सकें, और जो बाहर के लोग आए वो अपनी बात इन तक पहुंचाए, ये मकसद था। जी बिल्कुल। और इस बार हम लोग, आपने पूछा इस बार क्या है, इस बार हम लोग स्पोर्ट्स में कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की क्रिकेट की टीम ने इतिहास रचा है, रणजी में जीते हैं, उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के जितने भी ऐसे युवा एथलीट हैं या जो बुराने हैं, उन सबको इस बार का थीम हमारा युवा के साथ खेल का स्पोर्ट्स है। जी। और स्पोर्ट्स फिल्में थोड़ी सी कम बनती हैं, लेकिन आपका ये जो प्रयोग रहेगा जाहिर तौर पे 7 दिन का फेस्टिवल स्पोर्ट्स से संबंधित, तो लोगों में थोड़ा स्पोर्ट्स के प्रति रुझान तो है, थोड़ा सा और रुझान ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम उसमें सामाजिक सरोकार भी रखते हैं, हम उसमें हेल्थ का भी एक रखते हैं, मेडिकल चेकअप भी रखते हैं। किसानों के लिए हम एक उनके संबंधित जो भी विकास की विकास जो आपका है संभाग, उसको हम उनकी वो रखते हैं। तो ये भी है कि फिल्म भी देखो, सामाजिक सरोकार का भी काम हो। सो इट्स लाइक अ मेला, सिनेमा तो नाम है। सर पिछली बार मैं भी थी, जैसा आपने भी कहा, खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में, और मुझे याद है हमारे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी ने मंच से कहा था कि आप जब पहली बार फिल्म के पर्दे पे आए थे, तो बुंदेलखंड से आप पहले व्यक्ति थे जो मुंबई पहुंचा था, बॉलीवुड पहुंचा था और फिल्मों में था। तो लोग दूर दूर से जाते थे आपकी फिल्में देखने, और मतलब उस रीजन के लिए, बुंदेलखंड रीजन के लिए एक सरप्राइज था और गर्व का भी विषय था कि एक हमारे यहाँ का जो व्यक्ति है वो बड़े पर्दे पे दिख रहा है। तो ऐसे एरिया से थॉट कैसे आ गया कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ? हालांकि ये सवाल तो आपसे बहुत बार पूछा जाता होगा। ये भी कोई प्लान नहीं था, मैं आपको बताऊं। ज़िंदगी मैंने कभी प्लान की नहीं, जैसा रुख रहा हवा का उसी के साथ चल रही है। ग्वालियर में ऐसी घटना घटी, मैं ग्वालियर में पढ़ रहा था, जिससे मुझे ग्वालियर छोड़ना पड़ा, और वो इतना भयावह था कि मैं ग्वालियर नहीं छोड़ता तो और कुछ होता। और मैं एक तो परिवार ने मुझे निकाल दिया था, चूँकि मैं सिनेमा और रंगमंच करता था, सिनेमा नहीं करता था, थिएटर करता था। और फिर अब मुझे भी लग रहा था कि यहाँ ठाकुरों के बीच में मैं वन ऑफ द ठाकुर रह जाऊँगा, ये उड़ान तो लेनी पड़ेगी। तो ग्वालियर आया, ग्वालियर में घटना घटी। तो मेरे एक मित्र थे, जो उनका रिश्तेदार ने मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का बताया, और ऐसे ही मजाक में हमने अप्लाई कर दिया। हमारा सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन हम ज्वाइन नहीं कर पाए टाइम पे, तो हमें स्कॉलरशिप नहीं मिली, और विदाउट स्कॉलरशिप। और 1 साल बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये प्रोफेशन को आप अदरवाइज तो नहीं ले सकते, इसको करना है तो गंभीरता से करना है, वरना। फिर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स देन हमने कोशिश की। मैं और रघुवीर यादव क्लासमेट हैं, दोनों को हिंदी आती थी, अंग्रेज़ी नहीं आती थी। तो वो माथापच्ची पहले अंग्रेज़ी सीखी। हम तो अंग्रेज़ी विरोधी आंदोलन के, एक बार एक मूवमेंट चला था, अंग्रेज़ी हटाओ देश बचाओ, हम उसके उत्पत्ति हैं। तो फिर अंग्रेज़ी सीखी और फिर जाके ये कोर्स किया। और अल्टीमेटली मुझे ये लगता है कि आदमी को अपनी गट फीलिंग को फॉलो करना चाहिए। समाज क्या देता है वो बात की बात होती है, आप क्या सोचते हैं, आपका शरीर कैसे रिएक्ट करता है, आपका मन कहाँ ले जाता है। अगर आप इस पे चल गए तो कभी भी फेलियर होंगे तो आपको किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं, और सक्सेस होगी तो वो सक्सेस आप ही की है। तो मैं इसी तरह चलता रहा, इसमें बहुत फेलियर है, लेकिन मैं अपने बुंदेलखंड के लोगों का, आप जैसे लोगों का आभारी हूँ कि वो सम्मान और मान भी दिया, और आज भी इतना लोग करते हैं।
और इस बार में कई बार तरस जाते हैं, कह रहे अभी मैं पैदल चल रहा हूँ, तुम्हारी तो 4-4 गाड़ियाँ आगे पीछे होती थी। हमने कहा वो भी दिन थे और ये भी दिन है, ये भी तो बदल आपकी जाए। बातों से लग रहा है प्लानिंग ना करें, बस गट फीलिंग को फॉलो करें, दिल को फॉलो करें। देखिए प्लान तो आप कितना भी कर लीजिए, करना तो विधाता को, आपका जो प्रारब्ध है आप उसी में जिएंगे। ऐसा नहीं कि आप प्लान करिए, लेकिन प्लान वो करिए जो आपके अंदर से सहमति बने, उस पर ही जोर दीजिए। मैं कभी नहीं चाहता था कि ये पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स में आऊँ, मैं कभी नहीं चाहता था कि किसी तरह से किसी से कन्फ्रंटेशन हो, तो वो आपको करना पड़ता है, वो आपको, और वो अगर आप करके निकल गए तो आप अपने आप के लिए खुद को कहेंगे कि चलो हमने कुछ किया है। जी बिल्कुल, आप जो निरंतर इस मूवमेंट से जुड़े हैं, बुंदेलखंड मूवमेंट से, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम किसी चीज़ से जुड़े हैं, मुहिम से जुड़े हैं, उसका कुछ रिजल्ट आए तो मोटिवेशन आता है, और रिजल्ट नहीं आता दिखता है तो लगता है क्यों जुड़े। लेकिन आपको मैं इतने सालों से देख रही हूँ, निरंतर आप जुड़े हुए हैं। जैसे आप ही ने कहा अप्स एंड डाउन्स है, लेकिन आप जुड़े हुए हैं। हालांकि मैं अब आपको ले जाना चाहूँगी थोड़ा सा फिल्मों की ओर। आपको हम दोबारा से बड़े पर्दे पे या छोटे पर्दे पे कब देखेंगे, कैसे देखेंगे? एक्टिंग मैंने अभी कुछ दिन पहले की थी, एक फिल्म थी हैप्पी भाग जाएगी, और उसमें एक रोल किया था, वो भी पुरी साहब कर रहे थे, पुरी साहब नहीं रहे तो वो फिर मैंने किया। मैंने अभी एक फिल्म बनाई है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हमारे बुंदेलखंड की आज़ादी की लड़ाई पर एक कहानी है कि किस तरह पॉलिटिकल एजेंट का बेटा यहाँ आता है लंदन से, और किस तरह वो यहाँ के क्रांतिकारियों के साथ हमारी आज़ादी के लिए अपने देश से लड़ता है। उसकी एक फिल्म है, एलेक्स हिंदुस्तानी तैयार है। मैंने डायरेक्ट की है, पार्टली मैंने फंड भी किया है, बाहर के प्रोड्यूसर हैं। तो अब जो कुछ भी है राइटिंग के मार्फत, डायरेक्शन के मार्फत सिनेमा से जुड़ा हूँ। लेकिन मेरी बेबी सुष्मिता जी अभी भी काम कर रही हैं, मेरा बेटा है वो अभी लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया, वो भी अपना कर रहा है। अब वो जिम्मेदारी उधर उन लोगों की हो गई, मेरी जिम्मेदारी इधर इन लोगों के प्रति है, जवाबदेही भी है, जिम्मेदारी भी है। लेकिन जब कोई अच्छा काम मिलता है तो वो है, उसमें मन भी लगता है, पैसा भी मिलता है और शोहरत भी मिलती है, तो वो तो अपना रहेगा ही। चलिए, आप स्वदेश न्यूज़ चैनल के दफ्तर आए, आपने हमारे साथ इतनी विस्तार में इतनी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते ज़रूर पूछूंगी, इतना कुछ कर रहे हैं आप, आपकी थाली जो है वो फुल है, बहुत सारे, जैसा मैंने कहा यू वेयरिंग लॉट ऑफ कैप्स, क्या सपना है इस वक्त? सपना नहीं मैं देखता हूँ, सपने टूटते हैं तो दर्द होता है। ज़िंदगी जैसे है, एक बस ये है कि बुंदेलखंड अगर राज बन जाएगा तो बहुत से लोगों का भला होगा, और उस भलाई के लिए अगर मेरा थोड़ा बहुत भी कहीं कुछ कंट्रीब्यूशन है तो मुझे खुशी होगी कि मैंने एक ज़िंदगी को सार्थकता दी है। बाकी सब चीज़ें होती नहीं हैं, दुनिया चली रही है, ये मेरे लिए बहुत अहम बात है। जी बिल्कुल। चलिए, अब आपने, मैं एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ। इतना अच्छा आप लोगों ने स्वदेश, ये हमने उनसे भी कहा, आपके संजय भाई से भी, कि आपको इतना अच्छा टाइटल मिला, और इससे अनचाहे भी लोग जुड़ते हैं। जब आप स्वदेश कहते हैं तो मैं उसी स्वदेश के जरिए स्वराज की मांग कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही। आप हमारे चैनल के ऑफिस में आए, आपने सबकी बात के साथ अपने विचार साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। तो दर्शकों, हमने आपको मिलवाया एक बहुत ही चर्चित चेहरा राजा बुंदेला जी से, जो कि एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, और उनका ये मानना है कि लाइफ में रेलेवेंस होना चाहिए, और इसी के कारण वो बुंदेलखंड मूवमेंट से सालों से जुड़े हुए हैं। आज का एपिसोड बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।